हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्लस एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जुलाई मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 3। आज हम इसका पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी आ चुका है, जिसे आप लोग हमारे चैनल पे जाके बैंकिंग अवेयरनेस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और जुलाई मंथ का कंप्लीट पीडीएफ फाइल यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 का कंप्लीट पीडीएफ फाइल आप लोग नीचे दिए गए लिंक से या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारा लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके वीडियो यानी कि जनवरी से जून तक का करंट अफेयर स्टैटिक जीके वीडियो नहीं देखा है, तो ये वीडियो आपके आने वाले सारे करंट अफेयर्स, जिन भी एग्जाम्स में करंट अफेयर्स पूछा जाता है, वो सारे एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल वीडियो है। ये वीडियो आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे चैनल पे अवेलेबल है। ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। और अगर आपने अभी तक हमारा लास्ट 6 मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस वीडियो, जिसमें हमने लास्ट 6 मंथ के सारे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस क्वेश्चन कवर किए हैं यानी कि जनवरी से जून तक के, ये वीडियो भी आपके आने वाले सारे बैंक एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। और जिन भी एग्जाम्स में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो आप लोग जरूर देखिए। ये आपको जरूर ही इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। और ये लास्ट 6 मंथ का वीडियो है, इसमें हमने बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस सारे ही क्वेश्चन कवर किए हैं लास्ट 6 मंथ के। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, द स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरर मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस हैज रीब्रांडेड इटसेल्फ एज डैश। तो यानी कि स्टैंड अलोन स्वास्थ्य बीमा करता मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस ने खुद को डैश के रूप में पुनः ब्रांडेड किया है। तो स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस, जो मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस है, उसने खुद को रीब्रांड किया है। और क्या रीब्रांड किया है, किस नाम से किया है, वो है नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस। क्या सही आंसर हो जाएगा? नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस से रीब्रांड किया है मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस ने। The standalone health insurer Max Bupa Health Insurance has rebranded itself as Niva Bupa Health Insurance। यानी कि स्टैंडअलोन हेल्थ इंश्योरेंस मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस ने खुद को नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस के रूप में रीब्रांड किया है। This development comes after the company promoter Max India, which owned 51% of this insurance, sold its stake the Truth North in February 2019 for rupees 510 करोड़। तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि जो यह विकास कंपनी के प्रमोटर मैक्स इंडिया के बाद आया है, जिसके पास 51% बीमा करता है, जिसने फरवरी 2019 में अपनी हिस्सेदारी टू नॉर्थ 510 करोड़ रुपए में बेच दी थी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस ने खुद को किस नाम से रीब्रांड किया है। तो वो इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस से रीब्रांड किया है मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और कंटेंट भी आप लोग जरूर पढ़िए, वीडियो को पॉज करके या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। बात कर लेते हैं मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस की। तो सीईओ कौन है? कृष्णन रामचंद्रन मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस के सीईओ है। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। फाउंडेड इन 2008। यहाँ पे बात किसकी हो रही है? मैक्स बुपा की। जो क्या किस नाम से इसको रीब्रांड किया है मैक्स बुपा ने खुद को, वो किया है नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है, और वीडियो को पॉज करके कंटेंट जरूर पढ़िए, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होता है। काफी बार क्वेश्चन कंटेंट से भी पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं प्रीवियस बैंक एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई इंक्रीज लोन लिमिट ऑफ बैंक डायरेक्टर्स टू डैश फ्रॉम ₹25 लाख। यानी कि आरबीआई ने बैंक के डायरेक्टर्स की ऋण सीमा 25 लाख रुपए से बढ़ाकर डैश यानी कि कितनी कर दी है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक के डायरेक्टर्स की ऋण सीमा मतलब लोन लिमिट जो है, वो 25 लाख रुपए से बढ़ाकर कर दी है 5 करोड़ रुपए। कितनी कर दी है? 5 करोड़ रुपए कर दी है 25 लाख रुपए से बढ़ाकर। RBI has overhauled rules for extending loans to directors of other banks and relatives of directors। तो RBI ने अन्य बैंकों के डायरेक्टर्स और डायरेक्टरों के रिश्तेदार को ऋण देने के नियमों में बदलाव किया है। As per the amendments, the central bank has allowed banks to extend personal loans up to 5 crore to directors of other banks and directors relatives other than spouse without board approval. The earlier limit for such loans was 25 lakh। तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे
कि जो संशोधनों के अनुसार, जो भी संशोधन हुए हैं उसके अनुसार सेंट्रल बैंक ने यानी कि आरबीआई ने बैंकों को बोर्ड की मंजूरी के बिना पति पत्नी के अलावा अन्य बैंकों के डायरेक्टर्स और डायरेक्टर्स के रिलेटिव्स के लिए 5 करोड़ तक के पर्सनल लोन यानी कि व्यक्तिगत ऋण का विस्तार करने की अनुमति दी है। और ऐसे ऋणों की पहले की सीमा कितनी थी? 25 लाख रुपए। तो जो आरबीआई ने बैंक के डायरेक्टर्स के लिए लोन लिमिट 25 लाख रुपए से बढ़ाकर करी है, वो करी है 5 करोड़ रुपए। और पहले कितनी थी? 25 लाख रुपए। ये इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस कितनी थी ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम्स में। तो ये भी याद रखिए कि पहले थी 25 लाख, अब इसको बढ़ाकर कर दिया है आरबीआई ने 5 करोड़ रुपए। किन के लिए? तो बैंक के डायरेक्टर्स के लिए जो लोन लिमिट है वो कितनी हो गई है? 5 करोड़ 25 लाख रुपए पहले वाली थी। ठीक है, अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट भी दिए हैं, इसको भी जरूर से पढ़िए वीडियो को पॉज करके या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। आरबीआई की बात करें तो बार बार मैं बोलती हूँ कि 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास, हेडक्वार्टर है मुंबई, फाउंडेड इन 1 अप्रैल 1935 इन कोलकाता। क्या? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which bank has launched a co-branded credit card with Hindustan Petroleum Corporation Limit HPCL? तो किस बैंक ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिट के साथ सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो किस बैंक ने किया है? आईसीआईसी बैंक ने किया है। आईसीआईसी बैंक हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ co-branded credit card with Hindustan Petroleum Corporation Limited, short में HPCL, to enable users to get benefit and reward point for using multiple credit cards in one. तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि आईसीआईसी बैंक ने HPCL के साथ सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है, और ताकि जो यूजर्स को एक में कई क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने के लिए लाभ और रिवॉर्ड पॉइंट मिल सके। तो HPCL ने किसके साथ सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? वो किया है आईसीआईसी बैंक के साथ। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये जरूर देखिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। आईसीआईसी बैंक की बात कर लेते हैं तो हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, एमडी सीईओ है संदीप बख्शी, टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका। HPCL यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन की बात करें तो उसका हेडक्वार्टर है मुंबई, और HPCL के सीईओ है मुकेश कुमार सुराना और चेयरपर्सन है मुकेश कुमार सुराना। तो सीईओ और चेयरपर्सन दोनों कौन है HPCL के? मुकेश कुमार सुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज सेलेक्टेड पैसलो डिजिटल एज द नेशनल कॉर्पोरेट बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट? तो किस बैंक ने राष्ट्रीय कॉर्पोरेट व्यापार संवाददाता के रूप में पैसलो डिजिटल का चयन किया है? तो ये पूछा गया है कि किस बैंक ने पैसलो डिजिटल एज अ नेशनल कॉर्पोरेट बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट यानी कि राष्ट्रीय कॉर्पोरेट व्यापार संवाददाता के रूप में पैसलो डिजिटल का चयन किया है? वो किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, एसबीआई ने। तो एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज सिलेक्टेड पैसलो डिजिटल एज द नेशनल कॉर्पोरेट बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट ऑफ द बैंक फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन बाय प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विसेज थ्रू किसो। The signing of the service level agreement and other formalities shall be done shortly. तो एसबीआई ने कियोस्क के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं प्रदान करके वित्तीय समावेशन के लिए बैंक के राष्ट्रीय कॉर्पोरेट व्यापार संवाददाता के रूप में पैसलो डिजिटल का चयन किया है, और सर्विस लेवल एग्रीमेंट और अन्य औपचारिकताओं पर जल्द ही हस्ताक्षर भी किए जाएंगे। तो बात समझ में आ गई कि यहाँ पे पूछा जा रहा था कि किस बैंक ने किया है नेशनल कॉर्पोरेट बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट पैसलो डिजिटल, वो किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। पैसलो is tapping into the ₹8 lakh crore market opportunity of small tickets India 365 unbanked population। कितना? तो जो पैसलो भारत की 365 मिलियन असमर्थ आबादी हेतु 8 लाख करोड़ रुपए के छोटे ऋण के बाजार अवसर का भी दोहन कर रहा है। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? पैसलो डिजिटल की। एज ए बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट फॉर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दे विल फोकस एंड इम्प्रूव द synergy with the thrust of the already up and running fully digital small loan business under SBI पैसलो लोन को origination यानी कि
एसबीआई के लिए एक व्यापार संवाददाता के रूप में वे एसबीआई पैसलो ऋण सह उत्पत्ति के तहत पहले से ही चल रहे और पूरी तरह से डिजिटल लघु ऋण व्यवसाय के जोर के साथ तालमेल पर ध्यान केंद्रित करेंगे और सुधार भी करेंगे। यहाँ पे बात कर लेते हैं हम एसबीआई की, जो चेयरपर्सन है दिनेश कुमार खारा, हेडक्वार्टर है मुंबई और फाउंडेड इन 1 जुलाई 1955। तो 1 जुलाई को स्थापना दिवस है किसका? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। काफी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो 1 जुलाई 1955, फाउंडेड इन 1 जुलाई 1955 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज साइंड एन एमओयू विद द इंडियन नेवी फॉर सैलरी अकाउंट, यानी कि वेतन खाते के लिए किस बैंक ने भारतीय नौसेना के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वेतन खाते के लिए भारतीय नौसेना के साथ कोटक महिंद्रा बैंक ने, किसने किया है? कोटक महिंद्रा बैंक ने वेतन खाते के लिए भारतीय नौसेना इंडियन नेवी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यानी कि The Indian Navy has signed a MOU यानी कि Memorandum of Understanding with Kotak Mahindra for salary accounts of all its personnel, both serving and retired। तो इंडियन नेवी ने कोटक महिंद्रा के साथ अपने सेवारत और रिटायर्ड जो एम्प्लॉयज हैं उनके वेतन खातों के लिए एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। तो याद रखिएगा, इंडियन नेवी की बात होगी तो इंडियन नेवी का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो वो किए हैं कोटक महिंद्रा बैंक ने। The bank will reportedly offer specially salary account benefit to the Indian Navy like enhanced complimentary personal accident insurance cover, special education benefit for children and additional girls child benefit, and attractive rates and zero processing fee on personal loans, home loans and car loans। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि कथित तौर पर भारतीय नौसेना को विशेष जो वेतन खाता लाभ प्रदान करेगा, जैसे कि बढ़ा हुआ मानस व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर यानी कि पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योर कवर करेगा, और स्पेशल एजुकेशन बेनिफिट फॉर चिल्ड्रन और एडिशनल गर्ल चाइल्ड बेनिफिट, अट्रैक्टिव रेट्स और पर्सनल लोन, होम लोन और कार लोन पर जो जीरो प्रोसेसिंग फी है वो भी यहाँ पे जो बैंक है कोटक महिंद्रा बैंक, वो बैंक जो है वो इसको स्पेशल ऑफर प्रोवाइड करेगा, किसको? इंडियन नेवी को। और अदर जो ये पॉइंट है ये आप जरूर देखिए वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कोटक महिंद्रा बैंक की। तो स्टैब्लिशमेंट है 2003, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र, एमडी CEO है उदय कोटक। नेक्स्ट है आरोग्य रक्षक बीमा योजना हैज बीन लॉन्च्ड बाय, यानी कि आरोग्य रक्षक बीमा योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो वो की गई है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, LIC के द्वारा लॉन्च की गई है। क्या? आरोग्य रक्षक बीमा योजना, जिसका नाम है आरोग्य रक्षक बीमा योजना, वो LIC ने लॉन्च की है। The LIC has introduced आरोग्य रक्षक, a non-linked, non-participating regular premium individual health insurance plan। तो LIC ने आरोग्य रक्षक, एक गैर लिंक्ड, गैर भाग लेने वाला नियमित प्रीमियम व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा योजना पेश की है। तो इसका नाम क्या है इस योजना का? इसका नाम है आरोग्य रक्षक और इसे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि LIC ने लॉन्च किया है। The plan provides fixed benefit health insurance cover against certain specified health risks. It provides timely support in a case of medical emergency and helps the insured and his family to remain financially independent in difficult time। तो ये योजना जो है कुछ जो भी निजी स्वास्थ्य जोखिम है, हेल्थ इश्यूज है और खिलाफ निश्चित एक लाभ स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करेगी। इसका नाम आरोग्य रक्षक है और यह चिकित्सा आपात स्थिति के मामले में समय पर सहायता प्रदान करता है और बीमा धारक और उसके परिवार को कठिन समय में आर्थिक रूप से स्वतंत्र रहने में मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट है द आरोग्य रक्षक पॉलिसी इज डिफरेंट फ्रॉम द रेगुलर कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस इन टर्म्स ऑफ मेथड ऑफ पेमेंट रीएम्बर्समेंट, यानी कि भुगतान प्रतिपूर्ति की विधि के मामले में आरोग्य रक्षक पॉलिसी नियमित व्यापक स्वास्थ्य बीमा से अलग है। जनरल कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ पॉलिसीज रिएम्बर्स द एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड ऑन द मेडिकल ट्रीटमेंट अप टू द लिमिट ऑफ सम इंश्योर्ड।
तो आमतौर पर ये एक व्यापक स्वास्थ्य नीति बीमा राशि की सीमा तक चिकित्सा उपचार पर किए गए वास्तविक खर्च की प्रतिपूर्ति करता है। और क्या नाम है इसका? आरोग्य रक्षक। इसे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन LIC ने लॉन्च किया है। LIC का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र। फाउंडेड इन 1 सितंबर 1956। चेयरमैन MR कुमार। तो LIC की स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर। और स्टेट बैंक की मैंने बताई थी 1 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेडरल बैंक लॉन्च्ड विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर वर्चुअल असिस्टेंट टू हेल्प कस्टमर्स विद बैंकिंग रिलेटेड क्वेरीज एनी टाइम। तो फेडरल बैंक ने ग्राहकों को बैंकिंग से संबंधित प्रश्नों में किसी भी समय मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित वर्चुअल असिस्टेंट लॉन्च किया है? तो सबसे पहली बात, किस बैंक ने लॉन्च किया है? फेडरल बैंक ने लॉन्च किया है। कस्टमर्स को बैंकिंग से संबंधित जो भी क्वेश्चंस हैं उनमें समय से मदद करने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित वर्चुअल असिस्टेंट लॉन्च किया है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड वर्चुअल असिस्टेंट टू हेल्प कस्टमर्स विद बैंकिंग रिलेटेड क्वेरीज एनी टाइम। किस बैंक ने? फेडरल बैंक ने। तो क्या नाम है उसका, ये पूछा गया है। उसका नाम दिया गया है फेडी। क्या नाम दिया गया है इसका? फेडी। The Federal Bank has launched FEDI, an artificial intelligence powered virtual assistant to help customers with banking related queries anytime. तो किस बैंक ने? फेडरल बैंक ने ग्राहकों को किसी भी समय बैंकिंग से संबंधित प्रश्नों में मदद करने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड वर्चुअल असिस्टेंट फेडी लॉन्च किया है। इसका नाम है फेडी। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर वर्चुअल असिस्टेंट है जो कस्टमर्स की हेल्प करेगा, किसी भी बैंकिंग रिलेटेड क्वेरीज में किसी भी टाइम पर हेल्प करेगा। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड वर्चुअल असिस्टेंट, इसका नाम है फेडी और इसको फेडरल बैंक ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, द बैंक सेड व्हाइल मोस्ट ऑफ द सिमिलर AI powered virtual assistants are available only on its website, FEDI can be accessed via Alexa, Google Assistant and WhatsApp. It is integrated into Google Business Messaging, a first of its kind by an Indian bank. तो बैंक ने कहा है कि AI संचालित अधिकांश वर्चुअल असिस्टेंट केवल उसकी वेबसाइट पर उपलब्ध है। फेडी को एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट और व्हाट्सएप के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। इसे गूगल बिजनेस मैसेजिंग में एकीकृत किया गया है, जो किसी भारतीय बैंक द्वारा अपनी तरह का पहला ही आया है। तो याद रखिएगा, द बैंक ने क्या कहा है कि ये AI संचालित अधिकांश वर्चुअल असिस्टेंट है जो केवल उसकी वेबसाइट पर अवेलेबल है, और फेडी को एलेक्सा या गूगल असिस्टेंट या व्हाट्सएप के माध्यम से भी एक्सेस किया जा सकता है। किसको? फेडी को। किसने लॉन्च किया है? फेडरल बैंक ने। बात कर लें यहाँ पे फेडरल बैंक की, तो MD CEO है श्याम श्रीनिवासन, हेडक्वार्टर है अलोवा केरला। फाउंडर कौन है? KP हॉमिस, और फाउंडेड 23 अप्रैल 1931। तो इसके फाउंडर भी याद रख सकते हैं। स्टैटिक बैंकिंग में पूछा जा सकता है कि फाउंडर कौन है फेडरल बैंक के, वो है KP हॉमिस। कौन है? KP हॉमिस। तो फ्रेंड्स, आप लोग को मैं बोलती हूँ कि वीडियो को पॉज करके ये PDF डाउनलोड करके आप लोग कंटेंट जरूर पढ़ें। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कंटेंट काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम्स में कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा या क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है घुमा के, वो कोई नहीं जानता। तो इसलिए आप लोग कंटेंट जरूर पढ़ें, क्योंकि कंटेंट से क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने डीप में कंटेंट स्टडी करी है तो आप लोग क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट है, name the bank who has got a loan of $250 million from International Finance Corporation, the investment arm of the World Bank Group. तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि उस बैंक का नाम बताइए जिसे विश्व बैंक समूह यानी कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप की निवेश शाखा इन्वेस्टमेंट और IFC यानी कि अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम से $250 मिलियन का ऋण यानी कि लोन मिला है। ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो उस बैंक का नाम है HDFC बैंक। क्या नाम है? HDFC बैंक। HDFC Limited has got a loan to $50 million from International Finance Corporation,
the investment arm of the World Bank Group to be used by India's largest housing finance company for green housing। तो HDFC बैंक लिमिटेड को विश्व बैंक ग्रुप की निवेश शाखा और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम से $250 मिलियन का ऋण मिला है, जिसका उपयोग भारत की सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ग्रीन हाउसिंग के लिए करेगी। तो क्या बात हो रही है यहाँ पे कि HDFC बैंक जो है उसने वर्ल्ड बैंक ग्रुप की निवेश शाखा अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, इंग्लिश में इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन IFC से $250 मिलियन का ऋण लोन मिला है। और इसका उपयोग, ये लोन का यूज कहाँ पे होगा, तो ये भारत की सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ग्रीन हाउसिंग के लिए यूज करेगी। तो याद रखिएगा ये लोन मिला है HDFC बैंक को। और कितना अमाउंट है, क्वेश्चन में ये भी आ सकता है, अमाउंट कितना है, अमाउंट है $250 मिलियन। और अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम से मिला है IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। अदर पॉइंट है कि ग्रीन हाउसिंग इज रिगार्डेड ए लग्जरी मार्केट इन द कंट्री बट हैज क्लाइमेट बेनिफिट। इट्स पार्टनरशिप विद HDFC वुड हेल्प चेंज perceptions about the market. At least 25% of the funding is for green affordable housing. तो ग्रीन हाउसिंग को देश में एक लग्जरी बाजार के रूप में माना जाता है, लेकिन इसके जलवायु लाभ है। HDFC के साथ इसकी साझेदारी से बाजार के बारे में धारणा बदलने में मदद मिलेगी। कम से कम 25% फंडिंग ग्रीन अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए भी है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे HDFC बैंक की। तो HDFC बैंक की मुंबई महाराष्ट्र हेडक्वार्टर, MD CEO शशिधर जगदीशन, टैगलाइन वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। अब बात करें इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन की। तो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन IFC शॉर्ट में, फाउंडेड इन 20 जुलाई 1956, 20 जुलाई 1956 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसके IFC के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट एंड CEO कौन है, मक्ता डियोब। इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और हेडक्वार्टर है इसका वॉशिंगटन DC USA में। तो ये सारे ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर पढ़िए वीडियो को पॉज करके या फिर PDF डाउनलोड करके। एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IFC। तो फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। और बट फाउंडेड इन जब पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, 20 जुलाई 1956। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज आपको जरूर याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज करेंटली वर्किंग ऑन फेस्ड इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी फॉर इट्स ओन डिजिटल करेंसी नेम्ड CBDC। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CBDC। तो यहाँ पे फॉर्म मिसिंग है, फुल फॉर्म। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CBDC। तो भारतीय रिजर्व बैंक वर्तमान में CBDC नामक अपनी डिजिटल मुद्रा के लिए एक चरणबद्ध कार्यान्वयन रणनीति पर काम कर रहा है। और CBDC जो है इसका फुल फॉर्म क्या है, तो क्या है इसका फुल फॉर्म CBDC का, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। CBDC का फुल फॉर्म हो जाएगा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। The RBI is currently working on a phased implementation strategy for its own digital currency, central bank digital currency, and will launch it in the wholesale and retail segment soon. India is already a leader in digital payments, but cash remains dominant for small value transaction. तो RBI ने वर्तमान में डिजिटल करेंसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के लिए चरणबद्ध कार्यान्वयन रणनीति पर काम कर रहा है और इसे जल्द ही थोक यानी कि होलसेल और रिटेल के सेक्टर्स में लॉन्च करेगा। और भारत पहले से ही डिजिटल पेमेंट में अग्रणी यानी कि टॉप पर है, लेकिन छोटे मूल्य के लेन देन के लिए नकद प्रमुख है यहाँ पे भारत में। तो क्या लिखा गया है, बट कैश रिमेन्स डोमिनेंट फॉर स्मॉल वैल्यू ट्रांजेक्शन। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि CBDC का फुल फॉर्म जो आपने याद रखना है, बिल्कुल भी भूलना नहीं है, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। CBDC का फुल फॉर्म है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। नेक्स्ट पॉइंट है, RBI is currently examining the scope of CBDC, the underlying technology, the validation mechanism, distribution, architecture and degree of anonymity, etc. तो ये यहाँ पे बात हो रही है कि RBI वर्तमान में CBDC के दायरे, अंडरलाइन टेक्नोलॉजी, वैलिडेशन मैकेनिज्म, डिस्ट्रीब्यूशन आर्किटेक्चर और डिग्री ऑफ एनोमिटी आदि की जांच कर रहा है। कौन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
The primary idea for the RBI is to protect the consumer from the apparent level volatility seen in some of or many of the virtual currencies that have no sovereign backing. तो आरबीआई के लिए प्राथमिक विचार कुछ या कई आभासी मुद्राओं में देखी गई अस्थिरता के भयावह स्तर से उपभोक्ता की रक्षा करना है, जिनका कोई भी संप्रभु समर्थन नहीं है। इसके पीछे का जो रीजंस है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको दिए हैं। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिजिटल करेंसी आर गेनिंग मोर एंड मोर ट्रैक्शन बाय द डे एंड देयर आर कंट्रीज दैट हैव लॉन्च्ड और आर गोइंग टू बी लॉन्चिंग डिजिटल करेंसीज इंक्लूडिंग एक्वाडोरा। यहाँ पे क्या बात, किसकी बात हो रही है? एक्वाडोर की, और ट्यूनीशिया, सेनेगल, स्वीडन और एस्टोनिया, चाइना, रूस, जापान, वेनेजुएला और इजराइल सहित इन सभी की बात करी गई है यहाँ पर कि डिजिटल मुद्राएं दिन ब दिन अधिक से अधिक कर्षण प्राप्त कर रही हैं, और ऐसे देश हैं जिन्हें इक्वाडोर, ट्यूनीशिया, सेनेगल, स्वीडन, एस्टोनिया, चाइना, रूस, जापान, वेनेजुएला और इजराइल सहित डिजिटल मुद्राओं को लॉन्च किया है या लॉन्च करने जा रहे हैं। ये वो कंट्रीज के नेम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IMF प्रोजेक्ट इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022 एट डैश। तो IMF ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत के आर्थिक विकास का अनुमान कितने परसेंट पर रखा है? IMF ने तो कितने पे रखा है? IMF ने रखा है 9.5% पर। तो IMF का फुल फॉर्म इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। द IMF हैज शार्पली कट्स इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोजेक्शन बाय 300 basis points from 12.5% to 9.5% for the financial year 21-22। तो IMF ने फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को 12.5% से घटाकर 9.5% कर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है, the downward version in the GDP growth rate is due to lack of access to vaccines and the possibility of renewed waves of coronavirus। यानी कि जीडीपी विकास दर में गिरावट का कारण टीकों तक पहुंच की कमी और कोरोना वायरस की नई लहरों की संभावना है। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग जरूर देखिए वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नेक्स्ट पॉइंट जो मैं बता रही हूँ आपको आईएमएफ के रिगार्डिंग हम डिस्कस कर रहे हैं। आईएमएफ का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी यूएस में, और एमडी और चेयरमैन कौन है इसकी? क्रिस्टालिना जॉर्जिवा, और चीफ इकोनॉमिस्ट है गीता गोपीनाथ। कहाँ की है ये? इंडिया की है, और आईएमएफ की चीफ इकोनॉमिस्ट है गीता गोपीनाथ। एमडी चेयरमैन है क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी यूएस में आईएमएफ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Ugro Capital announced the launch of a co-lending partnership for micro, small and medium enterprises with which of the following bank? तो जो Ugro Capital ने निम्नलिखित में से किस बैंक के साथ एमएसएमई यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के लिए सह उधार साझेदारी शुरू करने की घोषणा की है? किसने घोषणा की है? Ugro Capital ने। और किस बैंक के साथ की है ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो की है बैंक ऑफ बड़ौदा। BOB is the right answer। तो Ugro Capital, a non-bank financial state-owned Bank of Baroda, have partnered for co-lending the micro, small and medium enterprises sector। तो Ugro Capital एक गैर बैंक फाइनेंशियल और राज्य के स्वामित्व वाले बैंक ऑफ बड़ौदा ने एमएसएमई क्षेत्र को सह ऋण देने के लिए भागीदारी की है। Under the co-lending program, Pratham Bank of Baroda and Ugro will together disburse loan worth rupees 1000 crore to MSME। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि सह उधार कार्यक्रम के तहत प्रथम बैंक ऑफ बड़ौदा और यूग्रो मिलकर एमएसएमई को 1000 करोड़ रुपए के ऋण वितरित करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, द एम टू डिस्पेंस द एंटायर अमाउंट बाय द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। द लोन अमाउंट रेंज फ्रॉम 50 lakh to 2.5 crores to be offered at an interest rate starting from 8% with a maximum tenure of 120 months। तो इस वित्तीय वर्ष के अंत तक पूरी राशि बांटने का लक्ष्य है, और जो ऋण राशि है वो 50 लाख रुपए से लेकर 2.5 करोड़ 2.5 करोड़ तक की ब्याज दर और 8% से शुरू होकर 120 महीने की अधिकतम अवधि के साथ दी जाती है। द प्रोग्राम
is accessible to MSME across Ugro's over 200 channel touchpoints around 9 locations in Delhi, Jaipur, Ahmedabad, Pune, Mumbai, Bengaluru, Chennai, Hyderabad and कोलकाता। तो इन 9 स्थानों के आसपास यूग्रो के 200 से अधिक चैनल टच पॉइंट पर एमएसएमई के लिए सुलभ हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा की। तो हेडक्वार्टर है वडोदरा गुजरात में, चेयरमैन है हसमुख आडिया और इसके एमडी सीईओ है संजीव चड्डा। और यूग्रो कैपिटल के एमडी कौन है? सचिंद्र नाथ। कौन है? सचिंद्र नाथ। इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Bank of Maharashtra has signed an MOU with which of these to boost the ongoing development initiative involving priority sector lending in Maharashtra। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने महाराष्ट्र में प्राथमिकता वाले क्षेत्र को ऋण देने से जुड़ी चल रही विकासात्मक पहल को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो किसके साथ किए हैं? नाबार्ड के साथ किए हैं। Bank of Maharashtra has signed MOU with National Bank for Agriculture and Rural Development is the full form of NABARD to boost ongoing development initiative linked to priority sector lending in Maharashtra। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने महाराष्ट्र में प्राथमिकता वाले क्षेत्र को लोन देने से जुड़ी चल रही विकासात्मक पहल को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। It is a collaborative approach to enhance rural prosperity through the convergence of institutional lending ongoing development initiative। तो यह संस्थागत ऋण और चल रही विकास पहल के अभिसरण के माध्यम से ग्रामीण समृद्धि को बढ़ाने के लिए एक सहयोगी दृष्टिकोण पर है। बात कर लेते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र की। तो हेडक्वार्टर है पुणे महाराष्ट्र में और सीईओ है एएस राजीव, फाउंडेड इन 16 सितंबर 1935। और नाबार्ड के चेयरमैन है जीआर चिंटाला। एग्जाम्स में पूछा गया है नाबार्ड के चेयरमैन काफी बार, याद कर लीजिए। नाबार्ड के चेयरमैन है जीआर चिंटाला, फाउंडेड इन 12 जुलाई 1982। हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Razorpay has acquired AI based risk analysis platform dash marking its third acquisition since inception। तो Razorpay ने AI पर आधारित जोखिम विश्लेषण प्लेटफॉर्म डैश हासिल कर लिया है, जो स्थापना के बाद से इसका तीसरा अधिग्रहण है। तो क्या नाम है उसका? उसका नाम है टेरा फिनलैब्स। क्या है? टेरा फिनलैब्स। So Razorpay has acquired AI-based risk analysis platform Terra FinLabs, marking its third acquisition since inception. Bengaluru-based Terra FinLabs provide risk management software along with customized credit offering to make lending more affordable for consumers and प्रॉफिटेबल फॉर लैंडर्स। तो Razorpay ने AI आधारित जोखिम विश्लेषण प्लेटफॉर्म टेरा फिनलैब्स का अधिग्रहण किया है, जो स्थापना के बाद से इसका तीसरा अधिग्रहण है। और बेंगलुरु स्थित टेरा फिनलैब्स उपभोक्ताओं के लिए उधार को और अधिक किफायती बनाने और उधारदाताओं के लिए लाभदायक बनाने के लिए अनुकूलित क्रेडिट पेशकशों के साथ साथ जोखिम प्रबंधन सॉफ्टवेयर भी प्रदान करता है। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करके या वीडियो को पॉज करके जरूर पढ़ लें। Razorpay की बात करें, फाउंडेड इन 2013, सीईओ हर्षल माथुर, हेडक्वार्टर है इसका बेंगलुरु कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी हैज अलाउड फॉरेन कंपनीज टू होल्ड अप टू डैश स्टेक इन पेंशन फंड्स। तो पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण ने विदेशी कंपनियों को पेंशन फंड में डैश हिस्सेदारी रखने की अनुमति दी है। तो कितनी दी है? 74% हिस्सेदारी रखने की अनुमति दी है। द गवर्नमेंट नोटिफाइड ए हाइक इन द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लिमिट इन पेंशन फंड मैनेजमेंट टू 74% फ्रॉम 49 अंडर द नेशनल पेंशन सिस्टम। तो सरकार ने नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत पेंशन फंड प्रबंधन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया है। कितना कर दिया है? 74%। This step is opening doors for experienced foreign partners in this space and facilitating more competition in the fledgling segment। तो यह कदम इस क्षेत्र में अनुभवी विदेशी भागीदारों के लिए दरवाजे खोल रहा है और फ्लेजिंग सेगमेंट में अधिक प्रतिस्पर्धा को भी सुविधा प्रदान कर रहा है।
अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स बना के दिए हैं जो इजी रहे पढ़ने के लिए, इनको जरूर पढ़िए। हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है और एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सारे पॉइंट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस मेजर गोल्डमैन सैक्स हैज ओपनड ए ग्लोबल सेंटर इन डैश। तो बैंकिंग और वित्तीय सेवा प्रमुख गोल्डमैन सैक्स ने डैश में एक वैश्विक केंद्र खोला है। तो कहां पे खोला है? ये खोला है हैदराबाद में। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस मेजर गोल्डमैन सैक्स हैज ओपनड ए न्यू फैसिलिटी इन हैदराबाद as a part of its commitment to expand its global center for engineering and business innovation in India. The new office is expected to have about 800 people by year end and grow to over 2,500 people by 2023. तो बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं के प्रमुख गोल्डमैन सैक्स ने भारत में इंजीनियरिंग और व्यावसायिक नवाचार के लिए अपने वैश्विक केंद्र का विस्तार करने अपनी प्रतिबद्धता के तहत हैदराबाद में एक नई सुविधा खोली है और नए कार्यालय में वर्ष के अंत तक लगभग 800 लोगों के होने और 2023 तक 2500 से अधिक लोगों के होने की उम्मीद है। गोल्डमैन सैक्स की बात करें तो सीईओ है डेविड एम सोलोमन, हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएस, फाउंडेड इन 1869। किसकी बात हो रही है? गोल्डमैन सैक्स। नेक्स्ट है एशियन डेवलपमेंट बैंक प्रोजेक्टेड इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट है डैश इन फाइनेंशियल ईयर 2022। तो एशिया विकास बैंक ने वित्त वर्ष 2022 में भारत के आर्थिक विकास का अनुमान डैश पर लगाया है। तो कितने पे लगाया है? 10% पे लगाया है। सही आंसर क्या हो जाएगा? 10%। तो एडीबी जो की बात हो रही है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, एडीबी हैज डाउनग्रेड इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट इन द फाइनेंशियल ईयर 2022 to 10% in the Asian Development Outlook supplements for July. Earlier, this was estimated at 11%. तो एडीबी ने जुलाई के लिए अपने एशियाई विकास आउटलुक अनुपूरक में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भारत के आर्थिक विकास पूर्वानुमान को घटाकर 10% कर दिया है, जो पहले 11% पर अनुमानित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर द केयर रेटिंग्स द एस्टिमेटेड जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 22 इज प्रोजेक्टेड इन द रेंज ऑफ डैश। तो केयर रेटिंग्स के अनुसार वित्त वर्ष 2022 में भारत के अनुमानित जीडीपी विकास दर की सीमा कितनी है? तो कितनी है? 8.8 से 9% है। The Care Rating Agency has estimated GDP growth rate of India to be in the range of 8.8 to 9% in the current financial year, that is financial year 2022. The country economy had contracted by 7.3% in the fiscal 2021. The report also said the fiscal deficit for financial year 22 is projected between 17.38 lakh crore to 17.68 lakh crore. The main drivers of the economy would be the agriculture and industry sectors. तो ये important points है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनको जरूर पढ़िए और वीडियो को पॉज करके भी आप पढ़ सकते हैं या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके भी आप पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ये हमने जुलाई मंथ का कंप्लीट एंड बैंकिंग अवेयरनेस का लास्ट पार्ट यानी कि पार्ट 3 कवर किया है। पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले आ चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोग देख सकते हैं। वो काफी इंपॉर्टेंट है आपकी बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, जितने भी बैंकिंग एग्जाम्स आने वाले हैं। और अगर आपने लास्ट 6 मंथ का बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस वीडियो देखना है तो वो भी आप लोग देख सकते हैं, चैनल पे अवेलेबल है विद कंटेंट। और मैं आपको एक बार फिर बोलती हूँ कि कंटेंट जरूर पढ़िए, कंटेंट से भी क्वेश्चन आते हैं और दोनों ही लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं जो आपको सुटेबल है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग हमारे चैनल का नाम अदर स्टूडेंट्स को जरूर सजेस्ट करिए, जिससे और लोग अपनी तैयारी को और ज्यादा बेहतर कर सकें। और आप लोग हमसे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, जीमेल, व्हाट्सएप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर नए हैं या अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको अदर इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।